जय हिंद दोस्तों, एक चरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा अपने सैनिकों की, उन वीर और बहादुर सैनिकों की। इनको आज रोड पर उतरना पड़ रहा है। लगातार पिछले कई वर्षों से संघर्ष करते आए, क्योंकि सेना के अंदर ही उनके साथ भेदभाव हुआ है। और भेदभाव किन मुद्दों को लेकर हुआ है? 8वें वेतन आयोग को लेकर उन्होंने इस बार कमर कस ली है कि 7वें वेतन आयोग की तरह उनके साथ भेदभाव ना हो। आखिर कौन से पॉइंट है? इक्वल मिलिट्री सर्विस पे ओआरओपी, जिसमें प्रीमेचर रिटायरमेंट, सर्विस पेंशन, विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन और रिजर्विस्ट पेंशन की बात की है, ऑनरी रैंक की बात की है, अग्निपथ स्कीम की बात की है। इन मुद्दों को लेकर के 23 जुलाई को उन्होंने जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन के लिए उन्होंने अपना एक मेमोरेंडम तैयार किया है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को दिया है। प्रधानमंत्री जी के लिए उनके पीएमओ कार्यालय में दिया है और रक्षा मंत्री जी को दिया है। आखिर क्या है, क्यों इस देश के सैनिक आज इसके लिए मजबूर हुए हैं कि उनकी मांग सरकार सुने? और उन्होंने सरकार से कहा है कि 3 रिटायर्ड जज की कमेटी आप घोषित कर दीजिए और उनके सामने मैं अपना पक्ष रखूंगा, और जो रिटायर्ड जज की कमेटी कहेगी वो हमें स्वीकार रहेगा। उन्होंने कहा हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हम अनुशासित सोल्जर हैं, कानून से बंधे हुए, हम कोई गलत काम भी नहीं करना चाहते। लेकिन उन्होंने कहा है हमारे महत्व को कम मत करिए, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको कम करिए। और जैसा कि कोई भी राष्ट्र कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी एडवांस हो जाए, यदि उसकी सेना और सैनिक कहीं कमजोर हैं तो देश कमजोर होता है। क्योंकि सैनिक लास्ट दम तक, सैनिक अपना सब कुछ इस देश और देश की जनता के लिए लौटाता है, जैसा आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा हुआ। और इसीलिए हमारे एक सदगुरु महाराज क्या कहते हैं, सोल्जर के बारे में क्या कहते हैं? ये सोल्जर डज नॉट वांट टू डाई बट इज विलिंग टू डाई। क्या बात कही? सोल्जर कभी मरना नहीं चाहता, लेकिन मरने के लिए तैयार रहता है। क्यों? Your wife is all nicely dressed up and walking around. We are glad, but you must understand that's happening only because there is a man out there who is willing to widow his own wife. I want you to understand this. For something that matter to everybody, क्योंकि वो सबके लिए मरना चाहता है। यानी देश के अंदर देश की जनता आराम से व्यापार करे, आराम से बीवी बच्चों के साथ रहे, खेल करे, अपना जीवन जिए, इसके लिए वो we owe everything we do know our lives to our soldier standing guard, willing to die for the nation, may be always hold this service and sacrifice conscience and gratitude। उन्होंने कहा है एक सैनिक मरना नहीं चाहता, बल्कि किसी ऐसी चीज के लिए मरने को तैयार रहता है जो सबके लिए मायने रखती है। हम अपने जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए हम सब देशवासी उन सैनिकों के ऋणी हैं जो राष्ट्र की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार हैं। हमें उनकी सेवा और बलिदान के लिए सदैव कृतज्ञता का भाव रखना होगा। दोस्तों, कितनी अच्छी बात कही है, कितनी अच्छी बात थी उनके सैनिकों के लिए कि वो बेचारा मरना नहीं चाहता लेकिन मरने के लिए तैयार है। और ऐसी एक सर्विस है, वो है सेना। और यहीं से मैं बात करूंगा कि आखिर चिट्ठी किसके लिए लिखी है, क्यों लिखी है। यानी 30 लाख पूर्व सैनिकों ने कहा है कि सेना का जो स्ट्रक्चर है उसमें उन्होंने कहा है 97% जवान और जेसूस होते हैं, 3% अधिकारी होते हैं, और जो सारी सुविधाएं मिलती हैं उन सुविधाओं में आर्थिक भेदभाव होता है। और उस भेदभाव के लिए सरकार को जगाना चाहते, बताना चाहते हैं कि यानी आप हमें बहुत कुछ दे रहे, करोड़ों लाखों रुपए दे रहे हो, लेकिन वो सीधे तरीके से जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। और इसी के लिए उन्होंने 3 रिटायर्ड जजों की जांच की मांग की है। एक पैनल बनाइए और हमारी बात सुन लिए। कितनी अच्छी बात की। सबसे पहले किसने लिखा है और किसके लिए लिखा है, फिर मुद्दों पर आते हैं। हाँ जी दोस्तों, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया साउथ ब्लॉक। और ये 8 जुलाई को पत्र लिखा गया है और ये सभी सैनिकों की तरफ से ये लिखा गया है कि पूर्व सैनिकों जवानों की मांगों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मांग संबंधी पत्र। उन्होंने कहा है महोदय, निवेदन है कि हमारा जो संगठन है पिछले 16 सालों से जवानों के हकों के लिए लगातार लड़ रहा है। इसके लिए हम जंतर मंतर पर 10 दिन की भूख हड़ताल की, रामलीला मैदान पर 11 दिन के लिए भूख हड़ताल की, 2 पानी की टंकी पे चढ़े, पाकिस्तान से आने वाली सद्भावना बस को रोका, और हमने शंभू रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किया, रेल रोको किया,
कई प्रकार के आंदोलन किए, 1 साल तक जंतर मंतर पर हम भूखे प्यासे पड़े रहे। इन्हीं मांगों को लेकर के सरकार ने हमारी सुनाई बिल्कुल नहीं की। महोदय, आप एक बार नीचे की विस्तृत जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि आप समझ सकेंगे कि कैसे केंद्र सरकार के दांत खाने और दिखाने के हैं। जिन सैनिकों के नाम पर राजनीति की जा रही है और जिन सैनिकों को भारी लाभ देने के बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, वास्तव में ये हकीकत है या हकीकत से परे है। इसलिए हमारी जो मांगे उन्होंने रखी हैं और 3 रिटायर्ड जज उसकी समीक्षा करें, आखिर मांगे कौन सी हैं। सबसे पहले उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर कहा कि 8वां वेतन आयोग में कॉमन फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, जैसा कि पिछले 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो सेना में था वो जेसीयू जवानों तक के लिए 2.57 था और उसके ऊपर जैसे पे लेवल बढ़ रहा है 2.61 से लगाकर 2.82 तक था, जो कि पेंशन के अंदर भारी भेदभाव यानी उनका जो रेशियो बढ़ने का है वो ज्यादा रहा। दूसरा उन्होंने कहा है कि इसमें जेसीयू जवानों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारी संख्या 97% है, इनकी 3% है। हमारा प्रतिनिधित्व यानी 97% जो पूर्व सैनिक हैं उनका प्रतिनिधित्व उनके ही लोगों द्वारा किया जाए ताकि भेदभाव हो। इस तरीके से उन्होंने कहा भारतीय सेना में 97% गिनती जवानों की है, 3% गिनती अफसर की है। लेकिन अफसोस है कि देश आजाद होने से लेकर अभी तक जितने भी पे कमीशन बने, एक्सपर्ट कमेटियां बनी, उसमें हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया, जबकि 3% गिनती वाले अफसर कोई पे कमीशन एक्सपर्ट कमेटियों में प्रतिनिधित्व का मौका मिला, जिसके कारण 97% जवानों का पक्ष कभी भी सामने नहीं आया। जवानों के साथ हर बार भेदभाव होता रहा है। हमारी मांग है कि 8वें पे कमीशन में जवानों के प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व सैनिक जवानों को नियुक्त किया जाए और 8वें पे कमीशन में अन्याय और भेदभाव न हो सके और जवानों को इंसाफ मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा है, श्रीमान जी, देश की मीडिया कई प्रकार की बातें आ रही हैं कि केंद्र सरकार के पेंशनर्स को महंगाई भत्ता या 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। तमाम उन्होंने कहा इसके ऊपर भी आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर केंद्र सरकार ने इस तरीके की ऐसी कोशिश की तो बहुत बड़ा एक सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी कि आखिर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स किस तरीके से लामबंद होंगे। इसके लिए भी उन्होंने एक सलाह दी। अब मैं बात करूंगा दूसरे पॉइंट पर, एमएसपी के यानी मिलिट्री सर्विस पे। ये पॉइंट बहुत बड़ा है, जैसे कि आप समझ सकते हो सेना के अंदर उन्होंने कहा है कि 2006 से जब से मिलिट्री सर्विस पे का प्रावधान हुआ है और उस समय से लगातार हमारे साथ भेदभाव हुआ है, उसके लिए उन्होंने कहा है हमें बराबर मिलिट्री सर्विस पे चाहिए, बराबर चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें अफसर के बराबर चाहिए, सबकी बराबर कर दीजिए। अभी जिस तरह 3 कैटेगरी में मिलती है कि जेसीओ यानी एक सिपाही से लगाकर सूबेदार मेजर तक की 5200 है, मिलिट्री नर्सिंग अफसर की 10,500 कुछ है और अधिकारियों की आप समझ सकते हो 15,500 है, जो कि लेफ्टिनेंट से लगा करके ब्रिगेडियर साहब तक है। उन्होंने कहा नहीं, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एमएसपी जिसको जोखिम और कठिनाई की एक पे जो सबको बराबर कर दी जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी 15,500 करो, उनकी भी कम करो और एक वैल्यू रखा जाए। इसके लिए उन्होंने रखा है, श्रीमान जी, हम पहले मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बताना चाहेंगे कि सबसे पहले 2006 में 6ठे वेतन आयोग में मिलिट्री सर्विस पे की सिफारिश हुई। उस समय केंद्र सरकार ने यह मानकर लागू कर दिया गया कि जिस तरह यूरोपियन कंट्री में मिलता है इसी तरह हमारे भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों को मिलनी चाहिए। श्रीमान जी, आज तक जितने भी पे कमीशन नमाए गए सबसे सेना में अफसर की नियुक्ति किया गया, इसीलिए जो भेदभाव वहीं से शुरू हो गया। हमारी एमएसपी 1000 थी और अफसर की 6000, उसके बाद हमारी एमएसपी को 2000 उनकी 6000 किया गया और आप समझ सकते हो कि अभी ये एमएसपी 5200 एक सिपाही से सूबेदार मेजर तक मिलती है और 15,500 अधिकारी को। क्यों? जब इसका एक आधार है कि सबको अपनी जान का खतरा है और सब मिलके साथ काम करते हैं, मिलके लड़ाई लड़ते हैं, तो जान की कीमत बराबर होनी चाहिए, जैसा कि इसके संदर्भ में कहा है। और ये मामला दोस्तों पे कमीशन के सामने भी गया है कि लगभग आप कहा गया है कि मिलिट्री सर्विस पे पर ध्यान दिया जाए, या तो इसको 3 कैटेगरी में किया जाए, यानी उन्होंने कहा है जवानों का अलग, जेसीयू का अलग, अधिकारियों का अलग, या इसको समान किया जाए। आपकी इसके ऊपर क्या राय, जरूर प्रतिक्रिया दें। अब मैं बात करूंगा दूसरा बड़ा मुद्दा ओआरओपी का, यानी 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे, जो कि 1 जुलाई 2014 से इस सरकार ने सैनिकों की समान रैंक को समान सर्विस यानी लेंथ ऑफ सर्विस और रैंक के हिसाब से उन्होंने
इसको बराबर करने की पूरी कोशिश की। OROP 1 जैसा कि 1 जुलाई 2014 को लागू था, उससे पहले जितने रिटायर्डीज थे उन सबको इसका लाभ मिला, और उसके बाद आपने प्रीमेचर रिटायरमेंट को इस लाभ से वंचित कर दिया गया। तो प्रीमेचर रिटायरमेंट के साथ भेदभाव क्यों? सर्विस पेंशन में भेदभाव, डिसेबिलिटी पेंशन में भेदभाव और विडो पेंशन में भेदभाव, ये उन्होंने OROP के मुद्दे सरकार के सामने रखे दोस्तों। और सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं OROP बेनिफिट गिवन टू ऑल प्रीमेचर रिटायरमेंट जवान। श्रीमान जी, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा 23 दिसंबर 2022 को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के बारे में जानकारी दी गई। इससे बताया गया कि कलर सर्विस करके आए जवानों और तथा 1 जुलाई 2014 से पहले प्रीमेचर रिटायरमेंट जवानों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ दिया जाएगा, और 1 जुलाई 2014 के बाद प्रीमेचर रिटायरमेंट आए जवानों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा श्रीमान जी, यहां कोई प्रीमेचर नहीं होता, सब लोग उनका सर्विस का जो एग्रीमेंट होता है 15+2 सभी करके पेंशन आते हैं। अफसर का एग्रीमेंट 58 साल तक होता है, यानी उन्होंने कहा अफसर को OROP मिल रही है तो यानी इनको क्यों नहीं। उन्होंने सीधा सीधा सवाल उठाया कि प्रीमेचर कोई होता ही नहीं, सब अपने रैंक के हिसाब से सर्विस करके आते हैं, जो 15 साल सर्विस है सब पूरा करते हैं और सबको OROP का लाभ मिलना चाहिए। कितनी अच्छी बात उन्होंने सामने रखी। अब उन्होंने कुछ एग्जाम्पल रखे कि सर्विस पेंशन में कितना भेदभाव है, डिसेबिलिटी पेंशन में कितना भेदभाव है, ऑनरी रैंक में कितना भेदभाव, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखिए विडो पेंशन। उन्होंने बोला यदि लड़ाई में चाहे एक सिपाही है चाहे एक अधिकारी है, यदि वो शहीद होता है तो उसकी विधवा को मिलने वाली पेंशन में इतना अंतर क्यों? उन्होंने कहा यदि एक 2006 के अंदर एक TS कर्नल जिसकी विधवा पेंशन थी 5,880 और आज उसकी 68,475 हो गई है, 959% बढ़ी है। एक नायक, एक जवान की जो कि 3500 थी और उसकी बढ़कर के 12,893 हुई है, यानी अधिकारी की 5,880 की 68,475 और जवान की 3,500 से 12,893। क्यों? उन्होंने कहा क्यों? ये किसका मतलब विधवा दोनों और शहीद दोनों हुए, तो इतना बड़ा रेशियो को, इतना बड़ा अंतर क्यों? अंतर हो सकता है, लेकिन इस इतने बड़े अंतर पर उन्होंने सवाल उठाया और सरकार को बताया कि इसके अंदर आपको सुधार करना होगा। उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में कहा है कि डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में भी जो भेदभाव उसको कम किया जाए, और जवान यदि कहीं भी हाई एल्टीट्यूड या पीस कहीं भी डिसेबल होते हैं तो उसका उनको फायदा मिलना चाहिए। अब मैं बात करूंगा सर्विस पेंशन का। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि आखिर सर्विस पेंशन में किसकी कितनी बढ़ोतरी हुई। 2006 में एक अधिकारी 14,600 सर्विस पेंशन ले रहा था, तो उसका OROP 3 में 1,12,600 बनी है, यानी 14,600 से बढ़कर 1,12,600 पर पहुंचा है। और वहीं पर जवान 4,046 रुपए से 21,488 तक पहुंचा है, यानी 670% अफसर की पेंशन बढ़ी है और जवान की 430 बढ़ी है। तो यानी उन्होंने कहा है ये 240% का अंतर क्यों? बढ़ी है मैं मान सकता हूं, लेकिन उनका लगातार बढ़ रही, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर भी उनके लिए ऊपर वाला होता है। हमारे लिए 2.57 है तो उनके लिए 2.7282 जो भी है, इस वजह से इतना अंतर क्यों है, ये भी एक पॉइंट सामने रखा गया दोस्तों। अब मैं बात करूंगा रिजर्विस्ट पेंशन की। अब मैं बात करूंगा ऑनरी रैंक और अग्निवीर वालों की बात करूंगा। उन्होंने कहा है रिजर्विस्ट पेंशन जिन्होंने, यानी जो हमारे दिग्गज है 1962 की हो, 65 की हो, 71 की लड़ाई लड़ी है और उन्होंने 8-10 साल बाद सेवा से उन्हें मुक्त किया गया था और आज तक उनकी 9,000 पेंशन दी जा रही है। माननीय 9,000 में इस बुढ़ापे पे क्या होता है, माननीय हाईकोर्ट ने भी इस बात को कहा है, तो उनकी पेंशन यानी उनको भी वन रैंक वन पेंशन के दायरे में लाई जाए और एक जवान जो 15 साल सर्विस करके आता है उसके बराबर कम से कम इनकी पेंशन बेनिफिट इन्हें दिया जाए दोस्तों। अब मैं बात करूंगा रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ अग्निपथ स्कीम, और उन्होंने कहा ऑनरी रैंक। सबसे पहले ऑनरी रैंक की बात करूंगा कि जो भी ऑनरी रैंक मिलता है, जैसे कि सेना के अंदर आप समझ सकते हो ऑनरी नायब सूबेदार मिलता है, ऑनरी सूबेदार मिलता है, ऑनरी सूबेदार मेजर मिलता है, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इस तरीके के रैंक जो मिलते हैं। तो कुछ रैंकों में
तो पैसा मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है। और कई ऑनरी सूबेदार मेजर या ऑनरी सूबेदार इनको किसी प्रकार का यानी पेंशनरी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो यदि आप उनके अच्छे आचरण और उनको प्रोत्साहित करते हैं तो इसका भी लाभ उन्हें मिलना चाहिए दोस्तों। अब मैं बात करूंगा अग्निवीर स्कीम की और बात करूंगा कि अधिकारियों को वो आरोपी क्यों। अग्निवीर स्कीम के बारे में उन्होंने कहा है अग्निपथ स्कीम, जो कि हमारे सेना के अंदर लागू की है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है। और अग्निवीरों के लिए उन्होंने कहा है सबसे पहले कहीं कैजुअलिटी होती है या बंदा शहीद होता है तो उसको शहीद का सम्मान और शहीद का दर्जा मिले और उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन न हो, ताकि उसके मोराल और मोटिवेशन पे भी फर्क पड़ता है। और उन्होंने कहा है रेजिमेंटेशन में भी फर्क पड़ता है। इसलिए अग्निवीरों को उन्होंने कहा या तो उन्हें पूरी तरीके से परमानेंट कर दिया जाए या अग्निवीर स्कीम के ऊपर दोबारा विचार किया जाए, इसको खत्म किया है। नहीं तो सेना में जवानों के बीच में भी एक भेदभाव होता है। इसके लिए उन्होंने वो अपनी बहुत सारी चीजें सुझाव के लिए आगे रखी। और मैं बात करूंगा अंत में सीधा कि अधिकारियों के लिए उन्होंने कहा है ओआरओपी क्यों, यानी आर्मी अफसर आर नॉट एलिजिबल फॉर ओआरओपी। ओआरओपी का बेस ये होता है कि जल्दी जो जवान है रिटायरमेंट होके आते हैं 35 साल 40 साल, उसके बाद उनकी बहुत सारी लायबिलिटीज होती है बच्चों की एजुकेशन को लेकर, बच्चों की शादी को लेकर, यानी सेकंड कैरियर नहीं मिलता है तो लगभग उनकी पेंशन है उसमें लगातार 5 साल बाद सुधार होता रहे, यानी जो करंट में लोग आ रहे हैं उस रैंक और लेंथ ऑफ सर्विस से उनकी बढ़ोतरी हो सके। लेकिन अधिकारी तो 58 ईयर्स मिनिमम सर्विस करके आते हैं, पूरा सर्विस करके आते हैं और उनकी लायबिलिटी, उनके बच्चे भी सेना में अधिकारी बन जाते हैं, विदेश जाते हैं, वो पूरी तरीके से सेट हो जाते हैं, अच्छी पेंशन मिलती है, तो उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन की जरूरत नहीं है। या तो उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन दिया जाएगा तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी समानांतर काम करते हैं उनको भी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था एक वीडियो, ये थी मांगे जो कि सरकार के सामने रखा है और इन मांगों की विवेचना के लिए सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि 3 रिटायर्ड जज की कमेटी बना दीजिए और ये लोग जो भी डिसीजन देंगे और सरकार जो भी रिकमेंडेशन पास करेगी हमें मंजूर है। हमें मान सम्मान चाहिए, भेदभाव नहीं चाहिए। पैसा आपके पास है तो दो और नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सोल्जर हैं, हमें किस तरीके से रहना है, अपना परिवार चलाना है, ये अच्छे तरीके से हमें सेना ने सिखाया है। धन्यवाद दोस्तों।